अध्याय 31। मेरे पास एक वैकल्पिक दुनिया में एक शहर है। C31 तलवार कवच। जब किसी व्यक्ति को अप्रत्याशित आश्चर्य का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए असामान्य भावनात्मक स्थिति पैदा करना बहुत आसान होता है। कल्पना कीजिए कि वैकल्पिक दुनिया का एक घुमक्कड़ जो अपना पेट भरने के लिए पूरे दिन इधर उधर भागता रहता था, उसे अचानक सूचित किया गया कि उसने एक शक्तिशाली इमारत की विशेष स्तरीय निवासी योग्यता प्राप्त कर ली है। वह आश्चर्य निश्चय ही इस पथिक को पागल कर देगा। टैंग जेन पहले से ही इतना उत्साहित था कि वह पागल होने वाला था। कम संख्या में निम्न स्तरीय मस्तिष्क प्राप्त करने के लिए उन्होंने बिल्डिंग वर्ल्ड में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन अब उसके सामने बॉक्स में कम से कम सैकड़ों स्तर 3 और उससे ऊपर के मस्तिष्क के मोती रखे हुए थे। स्तर 3 से ऊपर सैकड़ों मस्तिष्क मोती, उनमें से इतनी सारी चीजें प्राप्त करना बेहद कठिन था। तांग जेन के लिए इसका मतलब लगभग 10 लाख सोने के सिक्के थे। वह आखिरकार दहाड़ सकता है, आखिरकार मैं गरीबी से मुक्त हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका सेल फोन लगातार कंपन कर रहा था और वह इसे रोक नहीं सका। ये वास्तव में इस वजह से था। तांग जेन की तुलना में इस सेल फोन में मोतियों की अधिक इच्छा थी। अपने हाथ में मुट्ठी भर मोतियों को पकड़े हुए तांग जेन तब तक मुस्कुराता रहा जब तक उसका दम घुटने वाला नहीं हो गया। शांत होने के बाद उसने तुरंत उत्साहपूर्वक मोतियों की संख्या गिन ली। वह पूरे समय मुस्कुराता रहा। इस दौरान जब भी वह एक मन का गिनता तो उसके हाव भाव बदल जाते। मोतियों को गिनने के बाद तांग जेन ने उसे मेज पर रख दिया और थोड़ा स्तब्ध भाव से उसके सामने मोतियों के बड़े ढेर को देखा। मस्तिष्क मोतियों के इस ढेर में 450 स्तर 3 मस्तिष्क मोती, 50 स्तर 4 मस्तिष्क मोती और 10 स्तर 5 मस्तिष्क मोती थे। दूसरे शब्दों में उनकी कीमत कुल 1.9 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर थी। तांग जेन के लिए यह बेहद चौंकाने वाला नंबर था। यह एक ऐसी संख्या थी जिसके बारे में उसने अतीत में सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अब उसके लिए सब कुछ आत्मसात करने का समय आ गया था। तांग जेन उसके दिल में दहाड़ उठा। फिर उसने देखा कि ये मस्तिष्क मोती धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गायब हो रहे हैं। फिर उनकी व्यक्तिगत जानकारी में 7 अंकों का बैलेंस प्रदर्शित हुआ। तांग जेन ने संख्याओं की श्रृंखला को देखा और ऐसा लगा जैसे वह सोने के पहाड़ को देख रहा हो। हालांकि इस समय एक कैप्शन अचानक उसके सामने आ गया। सोने के सिक्के का शेष 10 लाख से अधिक है। सिस्टम स्वचालित रूप से पहले अपग्रेड में प्रवेश कर चुका है। समय 72 घंटे है। कृपया चुपचाप प्रतीक्षा करें। इससे पहले कि तांग जेन ठीक हो पाता, उसके सामने के शब्द पहले ही गायब हो चुके थे। जिस प्रक्षेपण की उसे आदत हो गई थी वह धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही न हो। तांग जेन अपनी सामान्य दृष्टि के प्रति थोड़ा अभ्यस्त था। तांग जेन ने अपना सेल फोन निकाला और देखा, जैसा कि अपेक्षित था, सेल फोन बंद कर दिया गया था। परेशान तांग जेन ने अपना सेल फोन रख दिया। इस समय उसे नुकसान का एहसास हुआ। आखिरकार यही वो चीज थी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अब जब ये स्तर ऊपर जाने वाला था, तांग जेन का दिल प्रत्याशा से भर गया। उन्होंने सोचा कि समतल होने के बाद ये कैसा होगा। क्या एप्लीकेशन स्टोर में और भी जादुई एप्लीकेशन होंगे जो पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे? अपना सेल फोन छुपाने के बाद टैंग जेन ने अपनी नजरें मेज की ओर घुमाई। उस पर एक मनका था जिसे उसने अकेले ही रखा था। यह मनका असाधारण लग रहा था। अन्य मोतियों की तुलना में इसके चारों ओर एक अतिरिक्त हल्का प्रभामंडल था जिससे यह असाधारण दिखता था। और यह वास्तव में सरल नहीं था। यह एक स्तर 6 मस्तिष्क मनका था जो केवल प्रभु स्तर के राक्षसों के पास ही हो सकता था। इसकी कीमत कम से कम 10 लाख सोने के सिक्के थी। प्रभु स्तर के राक्षसों के आतंक के बारे में सोचकर कोई भी बता सकता है कि यह मनका कितना मूल्यवान था। यह निश्चित रूप से अमूल्य था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन साथ ही लॉर्ड लेवल ब्रेन बीट भी एक उच्च स्तरीय इमारत स्थापित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं में से एक थी। अब से जब तक तांग जेन को एक और आधारशिला मिल जाती है, वह वैकल्पिक दुनिया में अपनी इमारत स्थापित कर सकता है। उसने इसके लिए काफी खोजबीन की, लेकिन अंततः उसे यह आसानी से मिल गया। जैसे ही उसने लॉर्ड लेवल ब्रेन बीट के साथ धीरे से खेला, कोई तांग जेन के दिल में भावनाओं की कल्पना कर सकता था।
अपने सपनों की योजना से संबंधित इस मनके को सावधानीपूर्वक हटाने के बाद तांग जेन ने अपना ध्यान बॉक्स में अन्य वस्तुओं की ओर लगाया। तांग जेन ने सबसे पहले शीर्ष पर छोटी तलवार उठाई और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। इस छोटी तलवार की कुल लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर थी। इसमें बैंगनी आवरण और उसी रंग की मूठ थी। इसका स्वरूप साधारण था। हल्के से खींचने पर छोटी तलवार म्यान से खुल गई। तांग जेन ने एक धीमी आवाज सुनी और फिर उसकी आंखों में एक बैंगनी काली तलवार का शरीर दिखाई दिया। बैंगनी तलवार पर रोशनी टिमटिमा रही थी। ये वास्तव में एक अजीब पारभासी क्रिस्टल था जिसके चारों ओर अजीब रून खुदे हुए थे। ये छोटी तलवार पानी के तालाब के समान लहराती हुई थोड़ी चपल दिख रही थी। इसे देखकर ही कोई बता सकता है कि यह असाधारण था। अपने बगल की लकड़ी की कुर्सी पर हल्के से वार के साथ तांग जेन ये देखकर चौंक गया कि भारी लकड़ी की कुर्सी वास्तव में तलवार से आधी कट गई थी। वास्तव में उसने अधिक ताकत का उपयोग नहीं किया, लेकिन छोटी तलवार में ही ऐसी शक्ति थी जिसने कुर्सी को टोफू की तरह नरम कर दिया। या शायद यह एक अदृश्य तेज आभा उत्सर्जित कर सकता था, और यह इस आभा के कारण था कि कुर्सी आसानी से कटकर खुल गई थी। चाहे कोई विशेष कारण हो, उसने एक खजाना उठाया था। ऐसे दिव्य हथियार से ज़ोंबी राक्षस को रबर की तरह काटना क्या आसान और मज़ेदार नहीं होगा? थोड़ी देर तक छोटी तलवार से खेलने के बाद तांग जेन, जो अभी भी संतुष्ट नहीं था, ने अपनी नज़र घुमाई और काले वस्त्र को घूरने लगा। दरअसल ये पोशाक कोई लबादा नहीं, बल्कि चमड़े के कवच और लबादे के संयोजन से मिलती जुलती पोशाक थी। ये बेहद आरामदायक, हल्का और चिकना महसूस हुआ, मानो कोई कोमल त्वचा को छू रहा हो। तांग जेन ने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और इसे ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि काले मुलायम कपड़े में अनगिनत पैटर्न छिपे हुए प्रतीत होते थे। वे रून्स या पैटर्न के कुछ अजीब संयोजन प्रतीत होते थे। संक्षेप में, वे रहस्यमय लग रहे थे। इस वस्त्र को अपने हाथ में पकड़कर तांग जेन को अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि इस कपड़े में कोई रहस्यमय शक्ति प्रवाहित हो रही है। इसके बारे में सोचने के बाद तांग जेन ने तेज बैंगनी छोटी तलवार निकाली और काले बागे के कोने को काट दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि टोफू की तरह लकड़ी काटने वाली तेज छोटी तलवार वास्तव में काले बागे के कपड़े को काटने में विफल रही। उसी समय तेज तर्रार तांग जेन ने यह भी देखा कि जब छोटी तलवार उसके कब्डों पर वार करती थी तो काले कपड़े में पैटर्न टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता था। ऐसा लग रहा था कि प्रकाश की एक धुंधली झिल्ली छोटी तलवार के तेज ब्लेड को रोक रही है। उसने फिर से छोटी तलवार से काले लबादे पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी सुरक्षित थी। तांग जेन इस बार वास्तव में चौंक गया था। इस काले वस्त्र की रक्षा बहुत मजबूत थी। काले वस्त्र को सावधानीपूर्वक हटाने के बाद तांग जेन ने अंदर काले चमड़े के कवच की जांच की और अनुमान लगाया कि क्या इसमें भी भयानक सुरक्षा है। यह अज्ञात था कि काले चमड़े का कवच किस प्रकार की जानवर की खाल से बना था, लेकिन ये छूने में भी बेहद आरामदायक था। यहाँ तक कि सतह पर पैटर्न भी उकेरे हुए थे और इसका स्वरूप अद्वितीय और सुंदर था। चमड़े के कवच की दोनों कोहनियों पर 4 काले धातु के कलाई गार्ड थे जो एक साथ बंधे हुए थे। तांग जेन, जो प्रत्याशा से भरा था, इस बार निराश था, क्योंकि बैंगनी छोटी तलवार के सामने काला कवच वास्तव में बेहद कमजोर था। उसने आसानी से उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया। तांग जेन थोड़ा निराश था, लेकिन इस चमड़े के कवच के अच्छे डिजाइन को देखते हुए यह महंगा होना चाहिए, वह इसे पहन सकता था और दिखावा कर सकता था। ये सोचते हुए तांग जेन ने चमड़े का कवच पहन लिया। यह उन पर काफी फिट बैठता था, जिससे वो बहुत शक्तिशाली और दबंग दिखते थे। तांग जेन दर्पण के सामने आए और कुछ पोज बनाए। उसने गलती से धातु कलाई गार्ड पर एक उभार को छू लिया। यह एक राक्षस की आंख थी। झटका! एक तेज आवाज के बाद तांग जेन ने कलाई गार्ड से एक काली रोशनी को उड़ते हुए देखा, जिससे तुरंत उसके सामने दर्पण में एक छोटा सा छेद हो गया। दर्पण के पीछे की दीवार पर एक ब्लैक होल भी दिखाई दिया। जब वह देखने के लिए नीचे झुका तो वह सचमुच दीवार में घुस गया। तांग जेन इस अचानक स्थिति से सदमे में थी। उसने अचंभित होकर दीवार के छोटे से छेद को देखा और फिर चमड़े के कवच पर लगे कलाई गार्ड की ओर देखा। तभी उसे पूरी तरह से एहसास हुआ कि इस बक्से में कोई भी वस्तु साधारण नहीं थी।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 32 मेरे पास एक वैकल्पिक दुनिया में एक शहर है। C32 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ब्लैक रॉक सिटी सैनिक भेज रहा है। इसका एहसास होने के बाद तांग जेन का इन वस्तुओं के प्रति रवैया तुरंत बदल गया और वह गंभीर हो गया। उन्होंने इस चमड़े के कवच का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई। लगभग 3 घंटे के बाद आखिरकार उसे इस चमड़े के कवच की विचित्रता समझ में आए। ये कहना होगा कि काले चमड़े का कवच एक खजाना था जो बैंगनी छोटी तलवार से कमतर नहीं था। इसकी अपनी रक्षा बहुत सामान्य थी, सामान्य चमड़े के कवच से थोड़ी ही बेहतर थी। जादुई चीज थी इसके 2 कलाई गार्ड। उनके बाएं हाथ पर कलाई गार्ड पर एक तंत्र था। जब तक वह तंत्र पर जोर से दबाता, एक काली स्टील की गोली निकल जाती। स्टील की यह गोली तर्जनी उंगली जितनी लंबी थी और इसकी भेदन क्षमता बेहद चौंकाने वाली थी। कलाई गार्ड में 5 स्टील के सुआ छुपे हुए थे। उन्हें पुनः प्राप्त करने के बाद इसे दबाया जा सकता है और फिर से उपयोग किया जा सकता है। वह वास्तव में इतने पतले कलाई गार्ड में 5 जीवन घातक स्टील के सुए छिपा सकता था। तांग जेन देखना चाहता था कि कौन सा तंत्र इतना प्रभावशाली और उत्तम है। दुर्भाग्यवश कलाई गार्ड बिना किसी रुकावट के बनाया गया था और वह इसे बिल्कुल भी नष्ट नहीं कर सका। दूसरा कलाई रक्षक छिपी हुई तलवार को निकाल सकता है। ये बहुत तेज भी था। हालांकि इसकी तुलना बैंगनी छोटी तलवार से नहीं की जा सकती, फिर भी इसमें आश्चर्य का तत्व मौजूद था। सच कहें तो इस कलाई गार्ड में छिपा हुआ हथियार वास्तव में बहुत घातक था और इसमें छिपने का लाभ भी था। हालांकि तांग जेन के लिए, जिसके पास भंडारण स्थान था, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। जब तक तांग जेन इच्छुक था, वह किसी भी समय अपने भंडारण स्थान से कुछ भी निकाल सकता था। ये कलाई के पहरे में लगे हथियार की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक और गुप्त था। एकमात्र चीज जो उसे खुश करती थी वह ये थी कि यदि दोनों कलाई रक्षक एक दूसरे को छूते तो वे एक जादुई बढ़ती शक्ति उत्पन्न करते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इस शक्ति ने उसे एक जादुई एहसास दिया जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह निगल की तरह हल्का हो। ऐसा लग रहा था मानो उसका वजन 2/3 कम हो गया हो। ये पता चला कि तांग जेन मतिभ्रम नहीं कर रहा था। इस शक्ति को सक्रिय करने के बाद उसने धीरे से छलांग लगाकर छत को लगभग तोड़ दिया। ये कमरा 3 मीटर से अधिक ऊंचा था, लेकिन तांग जेन का सिर फिर भी उससे टकराया। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद तांग जेन ने धीरे से छलांग लगाई और वास्तव में लगभग 2 मीटर ऊंचा उठ गया। यदि वह अपनी दूसरे स्तर की अत्यधिक ताकत के साथ फिर से उभर आया तो तांग जेन शायद तीसरी मंजिल पर बालकनी में आसानी से कूदने में सक्षम होगा। दुर्भाग्य से ये क्षणभंगुर एहसास केवल 1 मिनट तक ही रह सका। अगर वह इसे दोबारा इस्तेमाल करना चाहे तो उसे कम से कम 3 घंटे इंतजार करना होगा। हालांकि इस शक्ति के उपयोग की एक समय सीमा थी, फिर भी यह एक दुर्लभ खजाना था। वर्तमान तांग जेन ताकत और गति दोनों में आम लोगों से कहीं आगे निकल गया। अब जब वह इस नींव पर ऊंची और आगे छलांग लगा सकता था तो स्वाभाविक रूप से वह इससे बहुत खुश था। उस स्थिति में ये चमड़े का कवच और लबादा वैकल्पिक दुनिया में उसका युद्ध सूट होगा, तभी इन वस्तुओं का भरपूर उपयोग हो सकेगा। डिब्बे में चमड़े के कागज के कुछ रोल भी थे। वे ऐसे शब्दों और पैटर्न से भरे हुए थे जो तांग जेन को नहीं पता था। तांग जेन ने कुछ देर तक उनका अध्ययन किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उन्हें एक तरफ रख दिया। जब उसने अंगूठे जितनी मोटाई वाली कांच की बोतल उठाई, तांग जेन को अपनी कलाई डूबती हुई महसूस हुई। पता चला कि इस कांच की बोतल का वजन बेहद चौंकाने वाला था। तांग जेन ने इसे अपने हाथ से हिलाया। ये लगभग 2 या 3 किलोग्राम होने का अनुमान लगाया गया था। ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन बहुत भारी थी। अंदर जरूर कोई रहस्य होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन तांग जेन ने कांच की बोतल में काले तरल को विचारशील भाव से देखा। तांग जेन यह नहीं बता सका कि क्या बचा था, इसलिए उसने एक एक करके उन्हें ध्यान से देखना बंद कर दिया और उन्हें एक साथ इकट्ठा किया। जब भविष्य में उनका सामना ऐसे लोगों से होता था जो उनकी सामग्री के बारे में जानते थे, तो वह उनसे उनका मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए कहते थे। ये सब करने के बाद तांग जेन चुपचाप घर पर बैठ गई और सिस्टम के पुनः आरंभ होने का इंतजार करने लगी।
हालांकि इससे पहले दीवार कूदकर घर में वापस आने से पहले उसने आंगन के बाहर का दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया। इस तरह वह ये भ्रम पैदा कर सकता था कि वह घर पर नहीं है। वह नहीं चाहता था कि जब वह घर पर इंतजार कर रहा था तो पानी के मीटर की जांच करने आए पुलिस उसे रोके। विश्व निर्माण पथिक नगर में कियान लांग गुफा के बाहर से अंदर चला गया। बिग बियर को छोटी लड़की के साथ खेलते हुए देखने के बाद उन्होंने मुरोंग जियान से कहा, कुछ दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी भाई टैंग की कोई खबर नहीं है, कोई समस्या तो नहीं होगी ना? मुरोंग जियान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या उसने हमसे यहीं इंतज़ार करने के लिए नहीं कहा? फिर हम चुपचाप इंतज़ार करेंगे। कियान लोंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बैठ गया। भाई टैंग बहुत सक्षम व्यक्ति हैं जो इतनी सारी अच्छी चीज़ें प्राप्त करने में सक्षम हैं। सच कहूँ तो भाई टैंग से मिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी टाइकून से मिला हूँ और हर दिन अच्छा खा रहा हूँ। ये सुनकर मुरोंग जियान मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया। हाँ, उसकी आभा बहुत खास है। वह बिल्कुल भी अन्य घुमक्कड़ों जैसा नहीं है। मुझे बताओ, भाई टैंग वास्तव में कौन है? मुझे नहीं पता। मैं वास्तव में आपसे भी अधिक उत्सुक हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही वे दोनों बातें कर रहे थे, अचानक बाहर से शोर की आवाज़ आई। कियान लोंग ने भौहें चढ़ा दी और देखने के लिए जल्दी से गुफा से बाहर निकल गया। लगभग आधे घंटे बाद कियान लोंग ठंडे भाव के साथ दौड़कर आया और मुरोंग जियान से कहा, स्थिति थोड़ी खराब है। मैंने सुना है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक काली जंगली इमारत दिखाई देती है और वहाँ कई शक्तिशाली संरक्षक राक्षस हैं। हालांकि किसी कारण से हजारों राक्षस अचानक जंगली इमारत की सुरक्षात्मक सीमा से बाहर भाग गए। रास्ते में उन्होंने हर जगह राक्षसों और भटकने वालों को पकड़ लिया। अब ये जंगली राक्षस घुमंतू शहर की ओर भाग रहे हैं। अनुभव के अनुसार कियान लांग बता सकता है कि इस बार राक्षस बहुत आक्रामक थे। यही स्थिति रही तो शायद घुमक्कड़ी नगर टिक नहीं पाएगा। एक बार जब राक्षस टूट पड़े तो वे निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को जाने नहीं देंगे। इस तरह मुरोंग जियान और अन्य लोग खतरे में पड़ जाएंगे। कियान लोंग की राय में मुरोंग जियान भाई तान की महिला थी। चूंकि भाई टैंग यहाँ नहीं थे, इसलिए उन पर अपने भाई की महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। इसलिए कियान लोंग ने मुरोंग जियान को सुझाव दिया कि वे तुरंत चले जाएं। लेकिन विशाल जंगल में वे कहाँ छिप सकते थे? हर कोई एक पल के लिए थोड़ा चिंतित हो गया क्योंकि वे जवाबी उपायों के बारे में सोचते रहे। हालांकि सभी की चिंता अधिक समय तक नहीं रही क्योंकि जल्द ही खबर आई और यह अच्छी खबर थी। अचानक हुए राक्षस दंगे से निपटने के लिए ब्लैक रॉक सिटी ने राक्षसों को खत्म करने के लिए एक विशिष्ट कृषक दल को जंगल में भेजा। वे निश्चित रूप से उन्हें ब्लैक रॉक सिटी द्वारा नियंत्रित सीमा में जो कुछ भी करना चाहते थे करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। उसी समय ब्लैक रॉक सिटी ने एक इनाम जारी किया। जब तक कोई संबंधित स्तर के ज़ोंबी राक्षस को मारता है तब तक वे संबंधित इनाम के लिए विनिमय कर सकते हैं, जब तक कि वे उस पर दावा करने के लिए राक्षस के विशिष्ट अंग लाते हैं। ब्लैक रॉक सिटी द्वारा दिए गए पुरस्कार बहुत समृद्ध थे। लेवल 2 राक्षस को मारने के बाद उसके सिर पर मन का उस व्यक्ति का होगा जिसने उसे मारा था। इसके अलावा इस व्यक्ति को ब्लैक रॉक सिटी के मिशन वितरण बिंदु पर लेवल 2 बीट के बराबर इनाम भी मिल सकता है। ये 2 गुना लाभ प्राप्त करने के बराबर था। जब ज़ोंबी राक्षसों को एक निश्चित सीमा तक साफ कर दिया गया तो ब्लैक रॉक सिटी ने उस जंगली इमारत को साफ करने और आपदा से पूरी तरह निपटने के लिए उच्च स्तरीय कृषक भेजे। जैसे ही यह खबर बाहर आए, ब्लैक रॉक सिटी से घोषणा सुनकर मूल रूप से घबराए हुए पथिक तुरंत शांत हो गए। हालांकि वे नहीं जानते थे कि आमतौर पर ऊंचा और शक्तिशाली ब्लैक रॉक सिटी इस बार इतना असामान्य क्यों था और उन्होंने वास्तव में राक्षसों को साफ करने के लिए सेना भेजने की पहल की। यह एक अच्छी बात थी, चाहे कुछ भी हो। इतना ही नहीं, पथिकों ने ज़ोंबी राक्षसों का शिकार करने के लिए टीम बनाने की भी योजना बनाई। आखिरकार दोगुनी आय होना तो पहले से ही बहुत अच्छा था। पथिक बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक रॉक सिटी के आदेश के कारण संकट गायब हो गया है। इससे पता चलता है कि ब्लैक रॉक सिटी इस क्षेत्र में कितनी प्रसिद्ध है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 33।
मेरे पास एक वैकल्पिक दुनिया में एक शहर है। C33 ऐप स्टोर में उन्नत तकनीक। आखिरकार ब्लैक रॉक सिटी एक शक्तिशाली गुट था। ये स्वाभाविक रूप से वही करेगा जो इसने कहा है। अगली सुबह ब्लैक रॉक सिटी का द्वार खुल गया और कृषक दल पथिकों के सामने आ गए। ये पहली बार था जब घुमक्कड़ों ने ब्लैक रॉक सिटी की सशस्त्र सेनाओं को बड़े पैमाने पर लामबंद होते देखा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से देखने आए। ब्लैक रॉक सिटी की कल्टीवेटर टीम के सदस्य काले मानक चमड़े के कवच पहने हुए थे और एकीकृत तलवारों और हथियारों का उपयोग कर रहे थे। वे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े और उन्हें टीमों में बांट दिया गया, जो बहुत प्रभावशाली लग रहे थे। उनकी आभा बढ़ गई। कभी कभार जब उनकी नज़र आसपास घूमने वालों पर पड़ती तो वे सभी घृणा और तिरस्कार से भर जाते। ब्लैक रॉक सिटी के निवासियों के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से इन भटकने वालों का तिरस्कार करने का अधिकार था। इस बार ब्लैक रॉक सिटी ने 500 कृषकों से बनी 100 टीमें भेजीं। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य शामिल थे और वे सभी लेवल 2 से ऊपर के थे। पथिक अन्वेषण दल के सहयोग से जिस क्षण वे राक्षसों के संपर्क में आए, उन्होंने जल्दी और प्रभावी ढंग से राक्षस के प्रकोप को रोक दिया और जंगली इमारत की एक निश्चित सीमा के भीतर इसे नियंत्रित कर लिया। हालांकि इस अवधि के दौरान ज़ोंबी राक्षसों द्वारा कम से कम 1000 भटकने वालों का अपहरण कर लिया गया था। यह अज्ञात था कि वे मृत थे या जीवित थे। उनके लड़ते ही लग रहा था कि लड़ाई कठिन होने वाली है। अगली शाम एक और खबर आई। ऐसा लगता है कि ब्लैक रॉक सिटी टीम और पथिक अन्वेषण टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बड़ी संख्या में ज़ोंबी राक्षस अचानक उस जंगली इमारत से बाहर निकल आए। उनमें कई लंबे और शक्तिशाली राक्षस थे और यहां तक कि घुड़सवार सेना पर सवार राक्षस भी थे। जिन राक्षसों की ताकत बहुत बढ़ गई थी, उन्होंने पलटवार किया, जिससे ब्लैक रॉक सिटी के किसानों और घुमक्कड़ अन्वेषण टीमों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। जैसे ही यह बात फैली, कुछ लोगों को एहसास हुआ कि यह जंगली इमारत शायद साधारण नहीं थी, क्योंकि वे ज़ोंबी राक्षस सामान्य राक्षसों से अलग लग रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तीसरे दिन की सुबह, ये कहा गया कि ब्लैक रॉक सिटी ने युद्ध की निगरानी के लिए एक बुजुर्ग को भेजा था। इस बुजुर्ग की साधना लेवल 5 के शिखर पर पहुंच गई थी। वह लेवल 6 बनने और रहस्यमय शक्ति पर महारत हासिल करने से केवल एक कदम दूर था। राक्षस के साथ लड़ाई के दौरान वह बुजुर्ग एक बार जंगली इमारत में घुस गया था। हालांकि कुछ ही देर बाद उसे खून की उल्टी हुई और वह बाहर भाग गया। देखने वालों के मुताबिक खून उगलने वाले इस बुजुर्ग के चेहरे पर बेहद डरे हुए चेहरे थे। वह बिना कुछ कहे ब्लैक रॉक सिटी वापस चला गया। 2 घंटे बाद ब्लैक रॉक सिटी के कई दूत अपने घोड़ों पर सवार हुए और तेजी से चले गए। उन्होंने जो दिशा चुनी वह वास्तव में 100 मील के भीतर अन्य इमारतों की दिशा थी। ब्लैक रॉक सिटी की कार्रवाई ने तुरंत आसपास के विभिन्न गुटों के अनुमानों को तेज कर दिया। जो लोग इस जंगल में एक गुट बना सकते थे वे सभी मजबूत मार्शल ताकत और उत्कृष्ट बुद्धि वाले लोग थे। ब्लैक रॉक सिटी के असामान्य व्यवहार से उन्हें खतरे का आभास होने लगा। लेकिन इससे पहले उन्हें अभी भी इंतजार करना होगा और देखना होगा। मूल दुनिया में तांग जेन के घर में 3 दिनों तक घर पर आराम करने के बाद तांग जेन ने आखिरकार पूरी तरह से आराम कर लिया। इस वक्त वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और बोरियत में अपने आईफोन से खेल रहा था। करने के लिए कुछ न होने की अचानक भावना ने तांग जेन को बहुत असहज कर दिया, इसलिए उसने जल्द से जल्द करने के लिए कुछ खोजने की पूरी कोशिश की। उसने अभी अभी इंटरनेट पर ऑर्डर दिया था और कुछ भारी क्रॉसबो खरीदे थे। बीते दिनों की संख्या गिनने के बाद टैंग जेन को लगा कि सेल फोन अपग्रेड जल्द ही खत्म हो जाना चाहिए। वह अभी भी इस बात का इंतजार कर रहा था कि उन्नत सेल फोन पर कौन से नए फंक्शन दिखाई देंगे। वह सेल फोन जो अगोचर लगता था, पहले से ही उसका शक्तिशाली उपकरण बन गया था। प्रतीक्षा प्रक्रिया अत्यंत धीमी प्रतीत हो रही थी। कई घंटों के बाद तांग जेन का सेल फोन अचानक थोड़ा कंपन हुआ। फिर सेल फोन की स्क्रीन तेजी से जगमगा उठी। सेल फोन बहुत जल्दी सक्रिय हो गया। केवल 3 सेकंड में टैंग जेन ने एक नया इंटरफेस और शब्दों का एक सेट देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तांग जेन ने शाप देने से पहले केवल परिचय पर एक नज़र डाली। क्या बकवास है। सेल फोन प्रणाली को उन्नत किया गया है।
इसके प्रदर्शन में काफ़ी सुधार हुआ है। यह एक ही समय में 10 एप्लीकेशन चला सकता है। एप्लीकेशन स्टोर को अपग्रेड किया गया है और कई नए एप्लीकेशन जोड़े गए हैं। इस उन्नयन में 10 लाख सोने के सिक्के खर्च हुए। ये स्वचालित रूप से काट लिया गया है। जिन 10 लाख सोने के सिक्कों को पाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी, उनमें से आधे से अधिक वास्तव में सीधे काट लिए गए थे। वह बस चकित था। क्या उन्होंने उनसे अनुमति मांगी थी? वे उसके लिए निर्णय कैसे ले सकते हैं? तांग जेन रोना चाहती थी लेकिन उसके आंसू नहीं थे। वह इस उदास भावना को केवल अपनी आंखों में आंसुओं के साथ पी सकता था। साथ ही उन्होंने खुद को सांत्वना दी कि अभी भी 900,000 से अधिक लोग बचे हैं। ये फिर भी छोटी रकम नहीं थी। एप्लीकेशन स्टोर को अपग्रेड कर दिया गया है। कृपया इसे स्वयं जांचें। हाँ, बिल्कुल, वह जानता था कि बिना बताए ही मामला बढ़ा दिया गया है। तांग जेन ने उदास भाव से शिकायत की। उसने एप्लीकेशन स्टोर खोला और करीब से देखा। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उन्नत एप्लीकेशन स्टोर और अधिक ताज़ा हो गया। अनुप्रयोगों की श्रेणियां अब सुपर टेक्नोलॉजी, मनोरंजन, जीवन, युद्ध समर्थन और फैंटेसी गुप्त कौशल थीं। प्रोजेक्शन, क्वांटम इनविजिबिलिटी स्क्रीन और अन्य एप्लीकेशन जो पहले डाउनलोड किए गए थे, उन्हें प्रौद्योगिकी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। साथ ही ऐसे कई तकनीकी अनुप्रयोग भी थे जिनकी पुरजोर अनुशंसा की गई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बम, विनाश त्रिज्या 1 किलोमीटर, डाउनलोड कीमत 10,000 सोने के सिक्के। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन क्लोन, अधिकतम 5 प्रोजेक्शन क्लोन बना सकता है। यह अति यथार्थवादी है। डाउनलोड कीमत 20,000 सोने के सिक्के है। परिवर्तन प्लगइन, आपके सेल फोन को घड़ियों और कॉलेज जैसी वस्तुओं में अपना स्वरूप बदलने में मदद कर सकता है, जिससे इसे ले जाना और छिपाना सुविधाजनक हो जाता है। डाउनलोड कीमत 1,000 सोने के सिक्के है। मॉन्स्टर डिटेक्शन कॉम्प्रिहेंसिव प्लगइन, इंफ्रारेड नाइट विजन, एक्स-रे विजन, गंध, ध्वनि तरंगें, हाई स्पीड कैमरा कैप्चर और दर्जनों अन्य सुपर अद्भुत कार्यों का संयोजन। 200,000 सोने के सिक्कों का प्रोमोशनल डाउनलोड मूल्य। सुपर इलेक्ट्रिक शॉक, दूर से 1 लाख वोल्ट का उच्च वोल्टेज विद्युत प्रवाह छोड़ सकता है। 3 मीटर की प्रभावी दूरी, डाउनलोड मूल्य 100,000 सोने के सिक्के। ऑल पर्पस ड्राइविंग असिस्ट डिवाइस, इसके साथ आप एक अंतरिक्ष यान भी चला सकते हैं। डाउनलोड कीमत 50,000 सोने के सिक्के है। अल्पविराम, टैंग जेन ने इन ऐप्स पर एक त्वरित नज़र डाली। ये कहना होगा कि अंदर के कई ऐप्स ने उसे पहले ही लुभा लिया था। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और सेल फोन ट्रांसफॉर्मेशन प्लग इन और मॉन्स्टर डिटेक्शन प्लग इन खरीदा। सोने के सिक्कों की कीमत तुरंत 201,000 कम कर दी गई। हालांकि तांग जेन का दिल विशेष रूप से नहीं दुखा क्योंकि ये दो चीजें इसके लायक थीं। मनोरंजन के कई विकल्प भी थे, लेकिन तांग जेन ने इसमें कीमती सोने के सिक्के निवेश करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उन्होंने परिचय पर केवल कुछ जल्दबाजी दिखाई। वॉर ऑप्शन ने कई बेहद शक्तिशाली एप्लीकेशन को भी अपडेट किया था। अतीत में तांग जेन गरीब थी और केवल मनोरंजन के लिए इसे देख सकती थी। अब यह अलग था। उसके पास पैसा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसे अच्छे से खर्च करना था। मैग्नीशियम विस्फोट, दो पदार्थों के जलने से उत्पन्न तेज रोशनी का अनुकरण, ये प्रतिद्वंद्वी को तुरंत अंधा कर सकता है। इसका उपयोग करते समय आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। डाउनलोड कीमत 3,000 सोने के सिक्के है। ऑल पर्पस डेटा बैटल इंटरफेस, युद्ध में आवश्यक व्यापक जानकारी शामिल है। साथ ही यह अन्य एप्लीकेशन और प्लग इन के साथ संगत है। यह उपयोगकर्ता के विभिन्न भौतिक सूचकांक, हथियार सूचकांक, हमले से क्षति सूचकांक, दुश्मन डेटा इत्यादि प्रदर्शित कर सकता है। डाउनलोड कीमत 200,000 सोने के सिक्के है। एडजस्टेबल न्यूरल ऑर्गन इंफ्रासोनिक जनरेटर, विभिन्न लक्ष्यों के अनुरूप चुनने के लिए 2 मोड हैं। उपयोग करने पर यह उपयोगकर्ता की सुरक्षा कर सकता है। डाउनलोड कीमत 100,000 सोने के सिक्के है। लघु मृत्यु किरण, कुशल, हल्की और आश्चर्यजनक घातकता, ये लंबी दूरी तक हमले को अंजाम दे सकता है। डाउनलोड कीमत 100,000 सोने के सिक्के है। सुपर टेलीस्कोप, 100 किलोमीटर दूर की बाहरी वस्तुओं को पहचान सकता है।
छवि गुणवत्ता स्पष्ट है। इसमें माउथ टाइप रेजोल्यूशन और लेजर इव्सड्रॉपिंग प्लगइन शामिल है। ऑडियो भी उपलब्ध है। डाउनलोड कीमत 5000 सोने के सिक्के। रेडियो वेव इंटरसेप्टर हवा में रेडियो तरंगों को स्वचालित रूप से खोज और रोक सकता है। स्वचालित डिक्रिप्शन, स्वचालित लॉक। डाउनलोड कीमत 1000 सोने के सिक्के। अल्पविराम। तांग जेन ने युद्ध श्रेणी में उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे अनुप्रयोगों को देखा और लार टपका दी। लंबे समय तक इस पर विचार करने के बाद तांग जेन ने ऑल पर्पस डेटा बैटल इंटरफेस, एडजस्टेबल न्यूरल ऑर्गन इंफ्रासोनिक जनरेटर, मैग्नीशियम एक्सप्लोजन और ऑल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक टूल बैग नामक एक छोटा एप्लीकेशन चुना। इसमें वायरलेस क्रैकिंग पासवर्ड, वायरलेस स्टोरेज डेटा, 100 बड़े स्टोरेज स्पेस और कई अन्य फंक्शन शामिल थे। तांग जेन ने युद्ध अनुप्रयोगों पर 200,000 से अधिक सोने के सिक्के खर्च किए। इस तरह तांग जेन के पास केवल लगभग 500,000 सोने के सिक्के बचे थे। टैंग जेन ने फैंटेसी गुप्त कौशल श्रेणी के एप्लीकेशन पर अपनी नज़र डाली, जिसमें भंडारण स्थान के लिए एप्लीकेशन विकल्प शामिल थे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोफाई दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 34 मेरे पास एक वैकल्पिक दुनिया में एक शहर है। C34 लोगों को डराने के लिए भूत बनने का नाटक, काल्पनिक गुप्त कौशल के कई प्रतीत होने वाले डरावने अनुप्रयोग थे। स्पिरिट बॉडी सर्चिंग मशीन सेटिंग्स की सीमा में स्पिरिट बॉडी को स्कैन कर सकती है और स्पिरिट बॉडी की ऊर्जा की ताकत और स्पिरिट बॉडी के प्रकार का संकेत दे सकती है। लागत 20,000 सोने के सिक्के। रहस्यमय टेक्स्ट क्रैकर रहस्यमय ऊर्जा प्रणाली से संबंधित किसी भी पाठ को स्वचालित रूप से क्रैक कर सकता है और अर्थ का विश्लेषण कर सकता है। इसे ऐसे शब्दों में अनुवादित कर सकता है जिन्हें उपयोगकर्ता पहचान सकता है। खजाना मानचित्र सूचकांक, संभावित स्थान, पर्यावरण, प्रभाव, उपयोग और भंडारण विधि सहित 880,000 प्राकृतिक खजानों की चित्रपाट जानकारी शामिल है। डाउनलोड कीमत 50,000 सोने के सिक्के है। सामान्य जादुई सारणी परिचय जादुई सारणी का सामान्य ज्ञान, सरल सारणी का सिद्धांत और निर्माण, प्रवेश स्तर का ज्ञान। डाउनलोड मूल्य 100,000 सोने के सिक्के। एलिमेंटल शील्ड जनरेटर विभिन्न प्रकार की ढाल बनाने के लिए स्थानिक मुक्त मौलिक ऊर्जा जुटा सकता है। रक्षा शक्ति को आउटपुट रेंज के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। डाउनलोड कीमत 450,000 सोने के सिक्के है। तांग जेन ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह यहाँ हर ऐप डाउनलोड करना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद तांग जेन ने आखिरकार लघु भंडारण स्थान को लेवल 1 भंडारण स्थान में अपग्रेड करने के लिए 500,000 युआन खर्च किए। स्तर 1 भंडारण स्थान 5 घन मीटर है। आंतरिक स्थान का आकार समायोजित किया जा सकता है। डाउनलोड मूल्य 500,000 सोने के सिक्के। भंडारण स्थान को उन्नत करने के बाद तांग जेन के 950,000 सोने के सिक्के मूल रूप से खर्च हो गए। टैंग जेन इस बारे में बहुत खुले विचारों वाले थे। आखिरकार उसने एक बार पैसे की कमी का दर्द झेला था, इसलिए उसके पास पैसे के लिए प्यार और नफरत दोनों का तर्कसंगत रवैया था। वो सब कुछ खर्च करने के बाद इससे अधिक कमा सकता था। उसने ज़ोंबी लॉर्ड से कई अच्छी चीज़ें प्राप्त की थीं। इसके अलावा उन्होंने एप्लीकेशन स्टोर से कई उन्नत प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन डाउनलोड किए थे। तांग जेन की वर्तमान युद्ध शक्ति को चार्ट से बाहर कहा जा सकता है। हालांकि जब उसने सोचा कि वापस टेलीपोर्ट करने और उसके क्रोध को सहन करने के बाद उसे सीधे उस भयानक ज़ोंबी लॉर्ड का सामना कैसे करना होगा, तो तांग जेन की ऊंची आकांक्षाएं जो अभी अभी बढ़ी थीं, सूख गईं। नहीं, उसे कोई रास्ता सोचना होगा। लेकिन जब उसने प्रभु स्तर के राक्षस की भयानक ताकत के बारे में सोचा, तो तांग जेन ने अपना सिर रगड़ लिया। जैसे ही तांग जेन चिंतित महसूस कर रहा था, उसकी सुपर हियरिंग ने अचानक उसे अपने दरवाजे पर खड़े किसी को धीरे से बात करते हुए सुना। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन ध्यान से सुनने पर पता चला कि बातचीत का विषय दरअसल उसी के बारे में था। क्या ये यहाँ है? ये सही है, बॉस। यह उसका घर है। ठीक है, दरवाज़ा बंद है। हो सकता है कि वह यहाँ न हो, या वह अंदर छिपा हो। लिटिल वो देखने के लिए लिटिल वान के साथ कूदें। बिल्कुल नहीं,
कैप्टन सन, ये दीवार कांच की कीलों से भरी हुई है। हमें इस पर कैसे छलांग लगानी चाहिए? बकवास बंद करो। इस कुशन को लगाने के बाद ये ठीक हो जाएगा। जल्दी करो और काम करो। दूसरे पक्ष की बातचीत की सामग्री का विश्लेषण करते हुए तांगजेन व्यंग्य करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष पहले से ही उसकी तलाश में आ चुका था। उसने किसी को उकसाया नहीं, बल्कि दूसरे लोग उसे उकसाने आए। अंत में वह वही था जो बदकिस्मत था। यदि उसे अतीत में ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़ा था, तो तांगजेन निश्चित रूप से गुस्से में आगे आएगा और स्पष्टीकरण की मांग करेगा। हालांकि वर्तमान तांगजेन पहले से अलग था। वह ऐसी चीजों से परेशान नहीं हो सकते। धीरे से बाहर निकलने और दरवाजा बंद करने के बाद तांगजेन ने क्वांटम इनविजिबिलिटी स्क्रीन को सक्रिय कर दिया। उसने चुपचाप दीवार के पास एक जगह ढूंढ ली और वहीं खड़ा होकर दीवार की ओर ऐसे घूरने लगा जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। जल्द ही लाल ईंट की दीवार पर एक छोटे बालों वाले युवक ने अपना सिर बाहर निकाला। आंगन की स्थिति पर नजर डालने के बाद वह दीवार पर चढ़ गया और नीचे कूदने के लिए तैयार हो गया। तांगजेन को अचानक चंचल होने का मन हुआ। उसने अनुमान लगाया कि दूसरा पक्ष कहाँ उतरेगा और उसने तुरंत जमा हुए वर्षा जल से भरी एक बाल्टी उठाई और उसे वहां ले गया। अయ్यो, ये क्या बकवास है? हवा में उड़ता युवक असहाय होकर देखता रहा कि अचानक बाल्टी सामने आ गई और वह उस पर बैठ गया। क्या गलत? जैसे ही युवक चिल्लाया, दो और आदमी तुरंत दीवार से कूद पड़े। उन्होंने घबराकर आंगन की स्थिति पर नजर डाली। उनमें से एक के हाथ में असल में पिस्तौल थी। हालांकि जब उन्होंने आंगन की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा, तो वृद्ध व्यक्ति शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। मैं कहता हूं, आप कुछ भी सही क्यों नहीं कर सकते? दीवार फांदकर आप बाल्टी में गिरने में कैसे सफल हो गए? इसके अलावा आप ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे आप एक सुअर का वध किया जा रहा हो। मुझे लगा कि तुम्हें चाकू मार दिया गया है। दूसरा युवक हंसे बिना नहीं रह सका। उसने उस युवक की ओर इशारा किया जो आंगन में अपने नितंब ढंक रहा था और पूरा भीगा हुआ था। वह हंसे और बोले, हाँ, तुम्हें पूरे दिन झटके मारने का यही फल मिलता है। अब आपकी नज़र कमजोर हो गई है। इतनी बड़ी खाली जगह में आप वास्तव में एक बाल्टी पर गिरने में कामयाब रहे। तुम बहुत अंधे हो। उसके बट को पकड़ने वाले युवक की अभिव्यक्ति कटु थी। उसने मन ही मन सोचा कि अभी जब वह नीचे कूदा तो उसे बाल्टी दिखाई ही नहीं दी। ठीक है, लेकिन अचानक ये बाल्टी सामने आ गई। क्या बकवास है? वृद्ध कैप्टन सन भी थोड़ा अवाक रह गए जब उन्होंने दो नए बच्चों को देखा। उसने हल्के से खांसा और दरवाजे की ओर इशारा किया। ठीक है, लिटिल वू, जल्दी करो और देखने के लिए कमरे में प्रवेश करो। लिटिल वांग, तुम भी अंदर जाओ। लिटिल वांग नामक युवक सहमत हो गया। वह मुस्कुराते हुए दीवार पर चढ़ गया और नीचे कूद गया। हालांकि लिटिल वैंग के उतरने से पहले कैप्टन सन और लिटिल वू ने फटने की आवाज सुनी। वे तीनों एक ही समय में स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने लिटिल वू को देखा, जो अपने बट को ढक रहा था, पीछे मुड़ा और भ्रमित लिटिल वांग को अचंभित होकर देखा। फिर वह जोर से हंसा और लिटिल वांग की ओर इशारा किया। हा, तुम मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन अब तुम्हें देखो। मैं, तुम्हारे फूल पैटर्न वाले मुक्केबाज, सब उजागर हो गए हैं। हा। अंत में लिटिल वू हंसते हुए लगभग जमीन पर लौट गया। कैप्टन सन अवाक रह गए। छोटा वांग, जिसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, नीचे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसकी पैंट पहले ही पूरी तरह से फट चुकी थी, और सामने आया छोटा अंडरवियर बेहद मनमोहक लग रहा था। अरे, ये बहुत अपमानजनक है। छोटा वांग मन ही मन विलाप कर रहा था। लानत है, ये कैसे हुआ? वह तो बस एक नीची दीवार से कूद रहा था, आखिर उसने अपनी पैंट क्यों फाड़ दी? उसने जल्दी से अपनी पैंट कस ली और कैप्टन सन और लिटिल वू की ओर देखा, जो पहले से ही हंस रहे थे। लिटिल वैंग की पैंट फटने के दोषी के रूप में तांग जेन को भी अपनी हंसी रोकने में कठिनाई हो रही थी। कैप्टन सन थोड़ा असहाय थे। वह केवल अपने आप में ही कूद सकता था। तुम दोनों को देखो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? जब आप वापस जाएं तो अच्छी तरह से प्रशिक्षण लें। इतने बड़े हंगामे से तो मुर्दे भी जाग जाएंगे।
यदि संदिग्ध के पास हथियार है और वह विरोध करने की कोशिश करता है, तो आपको नुकसान होगा। जैसे ही कैप्टन सन ने व्याख्यान दिया, वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उसकी उंगली ने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अचानक बिजली की तरह उसके चेहरे की ओर उछला। कैप्टन सन हैरान रह गए। पुलिस जगत में अपने कई वर्षों से प्रशिक्षित चपलता के साथ, उन्होंने मुश्किल से दरवाजे को चकमा दिया और सजगता से अपनी पिस्तौल निकाल ली। अंदर कौन है? सुनो, मैं हूं। इससे पहले कि कैप्टन सन अपनी बात खत्म कर पाते, उन्हें लगा कि उनके बट पर जोरदार लात मारी जा रही है और वह कमरे में गिर गए। कौन? किसने मुझे लात मारी? पलक झपकते ही, कैप्टन सन, जो पहले ही कमरे की स्थिति देख चुके थे, आक्रामक तरीके से कमरे से बाहर चले गए और लिटिल वांग और लिटिल वू पर दहाड़ने लगे। नहीं, यह मैं नहीं था, यह मैं भी नहीं था, लिटिल वांग और लिटिल वू ने जल्दी से कहा। वे नहीं चाहते थे कि कैप्टन सन का गुस्सा उन पर आए। हालांकि कैप्टन सन से बात करना आमतौर पर काफी आसान था, टीम के बुजुर्ग जानते थे कि यह मास्टर एक सक्रिय ज्वालामुखी की तरह था। जब वह फूटा, तो ये पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। हालांकि, जैसे जैसे उन्होंने समझाया, उनकी आंखें भ्रम से भर गईं। क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने साफ साफ देखा था। इससे पहले कि कैप्टन सन, जिसने अपनी बंदूक निकाल ली थी, अपनी बात पूरी कर पाता, ऐसा लगा जैसे उसे पीछे से लात मारी गई हो और वह चेहरे के बल गिर गया हो। कैप्टन सन क्रोधित थे। उसने उन दोनों की ओर इशारा किया और शाप दिया, इस आंगन में केवल हम तीन हैं। ये तुम नहीं हो, नहीं ये तुम हो। क्या ये कोई भयानक भूत हो सकता है? क्या आपको लगता है कि किसी भूत का दिन के उजाले में प्रकट होना संभव है? कैप्टन सन के चेहरे पर क्रोधपूर्ण भाव थे। ये बहुत हास्यास्पद था। उसे बाद में इन दोनों लोगों को सबक सिखाना होगा, अन्यथा वे दुनिया को उलट-पुलट कर देंगे। तुम दोनों। ओह! इससे पहले कि कैप्टन सन इस बार बोलना समाप्त कर पाते, उन्होंने लिटिल वांग और लिटिल वू को कोने में डरावनी दृष्टि से देखते हुए देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। कैप्टन सन असमंजस में घूमे और उनकी खोपड़ी तुरंत फट गई। काय और कबाड़ से भरे कोने की छाया में, अजीब काला वस्त्र पहने लेकिन बिना सिर के एक व्यक्ति उछल रहा था। वह व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण से अप्रभावित लग रहा था। अपने पैर की उंगलियों को हल्के से थपथपाते हुए, वह लगभग 2 मीटर सीधे ऊपर कूद गया। फिर, वह धीरे धीरे उतरा और फिर से ऊपर कूद गया। एक भूत! तीनों आदमी एक साथ चिल्लाए। बिना सिर वाली आकृति को झटका लगा और उतरने से पहले वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। अरे, ये जगह बिल्कुल भुता है। इस बार, कैप्टन सन ही थे जिन्होंने बात की। वह एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और बेहद फुर्ती से दीवार पर कूद गया। फिर, वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर कूद गया। छोटे वांग और छोटे वू इतने डरे हुए थे कि उनके हाथ और पैर ढीले पड़ गए। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि उनके नितंबों में दर्द है या नहीं या उनकी पैंट फट गई है या नहीं। दयनीय स्थिति में रेंगने से पहले वे बहुत देर तक रोते रहे। फिर, एक तेज कार की गड़गड़ाहट हुई जो तुरंत गायब हो गई। कोने में, तांग जेन ने क्वांटम अदृश्यता स्क्रीन को हटा दिया। उसने चमड़े का कवच वाला लबादा पहना हुआ था और धूर्त मुस्कान के साथ बाहर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोफाई दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 35। मेरे पास एक वैकल्पिक दुनिया में एक शहर है। C-35। सीमावर्ती शहर 1। बिन बुलाए आए 3 लोगों को डराने के बाद, तांग जेन ने आखिरकार अपने दिल का गुस्सा निकाल दिया। प्रत्येक ऋण का अपना ऋणी होता था। जिसके बारे में बोलते हुए, उन तीनों के साथ थोड़ा अन्याय हुआ। वे यहाँ सामान्य काम करने के लिए आए थे, लेकिन तांग जेन को इसकी परवाह नहीं थी। इसके अलावा उनके साथ भी अन्याय हुआ। ऐसा नहीं था कि किसी को इसकी परवाह थी। उनका मानना था कि लंबे समय तक, जब वे तीनों रात को सोते थे तो उन्हें बुरे सपने आते थे। दूसरी ओर, अगर उसे उकसाने वाले व्यक्ति ने अस्पताल भेजे जाने के बाद भी उसे जाने देने से इनकार कर दिया, तो तांग जेन ने उसे सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं की। वर्तमान तांग जेन के लिए, कुछ ऐसा करना बहुत आसान था जिसे हल करने के लिए हिंसा की आवश्यकता थी। जैसे ही उसने 3 डरे हुए लोगों को विदा किया, तांग जेन का सेल फोन अचानक बज उठा। यह उसका नया सेल फोन था जो उसने अभी खरीदा था।
जहां तक मूल उत्परिवर्तित सेल फोन का सवाल है, परिवर्तन प्लग इन को सक्रिय करने के बाद ये पहले से ही उसकी गर्दन का हार बन गया था और सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया था। उसने कॉलर आईडी पर नजर डाली। ये जू फैंग था। हेलो टैंग जेन, मामला सुलझ गया है। पैसे लाओ। आइए दोपहर में हाई स्पीड टोल स्टेशन पर मिलते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कॉल उठाए जाने के बाद जू फैंग ने फोन काटने से पहले केवल कुछ शब्द कहे। दोपहर के भोजन के बाद तांग जेन ने देखा कि अब समय हो गया है, इसलिए वह उस बैठक स्थल के लिए टैक्सी ले गया जिस पर उन दोनों ने सहमति व्यक्त की थी। जब वे दोनों शहर के बाहर राजमार्ग टोल स्टेशन पर मिले तो जू फैंग ने अपने लैंड रोवर को राजमार्ग के किनारे पार्क कर दिया था और बोरियत में आकाश में धुएं के छल्ले उड़ा रहा था। तांग जेन को आते देखने के बाद जू फैंग ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाईं और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम वास्तव में कुछ हो। आपको अपनी बहन की स्कूल फीस का भुगतान करना होगा और उस शापित पिता का कर्ज चुकाना होगा। क्यों? क्या आप इसे अब और नहीं ले सकते? क्या आप भी अन्य लोगों की तरह पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? आग्नेयास्त्र और विस्फोटक खतरनाक चीजें हैं। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम भागना चाहते हो तो अभी भाग जाओ। बेहतर होगा कि आप ऐसी किसी चीज को न छुएं। तांग जेन थोड़ा प्रभावित हुआ। जू फैंग के सामान्य व्यक्तित्व के साथ ये स्पष्ट था कि जू फैंग उसे लगातार याद दिलाने के लिए एक भाई के रूप में व्यवहार करता था। ये सोचकर तांग जेन अब मूर्ख नहीं बनी। उसने अपनी छाती थपथपाई और जू फैंग से वादा किया, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इन चीजों का उपयोग कुछ भी अवैध करने के लिए नहीं करूंगा। क्या तुम्हें अब मुझ पर भरोसा है? जू फैंग थूक, मैं नरक की तरह करता हूं। टैंग जेन ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और सुलगा ली। एक कश लेने के बाद उसने जू फैंग की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं हाल ही में जिस काम में व्यस्त हूं वह काफी खतरनाक है। जहां तक मैं क्या कर रहा हूं मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मत पूछो। शायद मैं सचमुच एक दिन वापस नहीं आ पाऊंगा। जब ऐसा होता है तो बस ये दिखावा करें कि मैं इस दुनिया में कभी था ही नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें अपने दिल में एक भाई के रूप में माना है। अगर मैं सचमुच चला गया तो मैं अपनी बहन को आपकी देखभाल में छोड़ दूंगा। अगर उसे कष्ट हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं भूत बन जाऊं। तांग जेन की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। आखिरकार ये बहन ही उसकी एकमात्र चिंता थी। हालांकि इस बार जू फैंग ने कुछ नहीं कहा। उसने गंभीर भाव से सिर हिलाया। फिर उसने तांग जेन पर गहरी नजर डाली और कार स्टार्ट कर दी। तांग जेन के उसमें बैठने के बाद जू फैंग ने कार चलाई और टोल स्टेशन को पार किया और राजमार्ग पर आ गया। रास्ते में जू फैंग ने एक्सीलेटर पर कदम रखा और उसे पूरी तरह नीचे धकेल दिया। एक के बाद एक कार पार करने के बाद वह अपनी मंजिल के करीब पहुंचता जा रहा था। कार उत्तर की ओर चली और धीरे धीरे फेडरेशन की सीमा नदी के पास पहुंची। जल्द ही ये सीमा पर स्थित छोटे शहर के डाउनटाउन क्षेत्र में चला गया। यहाँ नदी किनारे की सड़क पर बहुत कम गाड़ियां थीं। समय समय पर विदेशियों को दूर से जहाजों पर सवार होकर गुजरते देखा जा सकता है। यहाँ तक कि आइसफील्ड एलायंस की गर्वित आकृतियों वाली लड़कियां भी धूप सेंकने के लिए समुद्र तट पर नग्न लेटी हुई थीं। तांग जेन यहाँ 2 बार आ चुका था, इसलिए वह यहाँ के माहौल से अपरिचित नहीं था। वे यहाँ के व्यंजनों से भी काफी संतुष्ट दिखे। कुछ घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद वे दोनों पहले से ही भूखे थे। वे बस एक अच्छी प्रतिष्ठा वाले स्थानीय रेस्तरां में चले गए। रेस्तरां का नवीनीकरण शानदार नहीं था, लेकिन व्यवसाय फल फूल रहा था। वे दोनों स्टोर में दाखिल हुए और सबसे पहले एक निजी कमरा मांगा। टैंग जेन ने बाथरूम में प्रवेश किया और खुशी खुशी अपना चेहरा धोया। जब वह बाहर आया तो जू फैंग ने पहले ही रेस्तरां से कुछ विशेष व्यंजन ऑर्डर कर दिए थे। तांग जेन ने मेनू पर एक नज़र डाली। यह मशरूम, जंगली सब्जियां और नदी मछली स्टू से ज्यादा कुछ नहीं था। ये खाने में ताज़ा और व्यवहारिक था। वे दोनों पहले से ही भूखे थे। उन्होंने चावल के 2 कटोरे मांगे और उसे नीचे गिरा दिया। चावल नरम और मुलायम था और इसका स्वाद बहुत अच्छा था। कुछ खाना खाने के बाद उनमें से प्रत्येक ने स्थानीय बियर की एक बोतल ली और इसे एक ही बार में खत्म कर दिया। इस समय वेटर पहले ही एक के बाद एक व्यंजन परोस चुके थे। खाना खाते समय उन दोनों ने बातचीत की,
जल्द ही वे पहले ही 2 कप बियर खत्म कर चुके थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अपने उभरे हुए पेट को रगड़ते हुए तांग जेन उठ गया और शौचालय चला गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि मेज के पास 4-5 लंबे और मजबूत आदमी बैठे हैं। उन सभी के चेहरे पर चोट के निशान और टैटू थे और वे जानलेवा लग रहे थे। हालांकि इस समय वे सभी मित्रवत थे और अक्सर जू फैंग को टोस्ट करते थे। टैंग जेन को निजी कमरे में प्रवेश करते देख सभी का ध्यान उसकी ओर गया। जू फैंग भी मुस्कुराए और अपना हाथ हिलाकर परिचय दिया, ये तांग जेन है, मेरा अच्छा दोस्त। बोलते समय उसने कुछ हटे कट्टे आदमियों की ओर इशारा किया। ये कुछ भाई हैं जो पास में ही रहते हैं। भविष्य में यदि आप यहाँ कुछ करने आए तो बस उन पर नजर रखें। उनमें से कुछ ने तुरंत विनम्रता के साथ उत्तर दिया। भले ही जू फैंग ने उनकी ओर इशारा किया था, फिर भी वे मुस्कुराए और तांग जेन से हाथ मिलाने की पहल की। प्रशंसा के कुछ शब्दों के बाद सभी एक दूसरे से परिचित हो गए और गिलास टकराते रहे। हालांकि तांग जेन ने भी कुछ देखा। ये कुछ लोग स्पष्ट रूप से दयालु लोग नहीं थे जिनसे बात करना आसान नहीं था। हालांकि अब वे स्पष्ट रूप से जानबूझकर जू फैंग को खुश कर रहे थे। इस स्थिति को देखने के बाद तांग जेन जू फैंग की वर्तमान पहचान के बारे में उत्सुक होने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उन दोनों को भाई माना जा सकता था और तांग जेन को ये भी पता था कि कानून के दोनों पक्षों पर जू फैंग की शक्ति छोटी नहीं थी। वह विशिष्ट सीमा के बारे में बहुत निश्चित नहीं थे। चूंकि जू फैंग इसका उल्लेख करने को तैयार नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पूछता नहीं रहेगा। तांग जेन की शराब सहनशीलता मूल रूप से खराब नहीं थी। मनका को अवशोषित करने और उसके शरीर को परिवर्तित करने के बाद उसकी काया अचानक बहुत बढ़ गई और उसकी शराब सहनशीलता भी बहुत बढ़ गई। इस समय वह पहले ही बियर की 20 बोतलें खत्म कर चुका था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी नहीं बदली, जिससे सभी लोग एक सुर में प्रशंसा करने लगे। हालांकि ऐसे लोग भी थे जो अपनी शराब को अच्छी तरह से पकड़ सकते थे और उतनी ही मात्रा में बियर भी खत्म कर सकते थे, लेकिन किसी के लिए कम समय में शराब के प्रति इतना सहिष्णु बनना बहुत मुश्किल था। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि उनकी शराब सहनशीलता का स्तर क्या है। उत्तर के लोगों का व्यक्तित्व असभ्य था और साथ में शराब पीकर उनके करीब आना सबसे अच्छा था। इस समय ये देखकर कि तांग जेन इतना उदार था और जू फैंग के साथ उसके असाधारण संबंध थे, वे सभी अपने दिलों में उसके बारे में बहुत सोचते थे। ये सभी लोग आसपास के प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्थानीय लोग थे। उनकी महत्वाकांक्षाएं असाधारण थीं और सामान्य लोग उन्हें प्रभावित करने में सक्षम नहीं थे। एक राउंड और पीने के बाद काफी रात हो चुकी थी। अगली सुबह जब तांग जेन उठी तो 9 बज चुके थे। अपनी सुन्न बाह को फैलाने के बाद तांग जेन ने हाथ धोया और जू फैंग को बिस्तर से बाहर खींच लिया। इस आदमी ने कल रात उतनी ही शराब पी थी और अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ खेल रहा था। जू फैंग के होटल के अतिथि कक्ष से बाहर आने के बाद वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चले गए। इस अवधि के दौरान जू फैंग ने कॉल किया। फिर वे दोनों जू फैंग की कार में सवार होकर शहर से बाहर निकले और सीधे बजरी वाली सड़क के किनारे गहरे जंगल की ओर चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें।